आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की। अचल का मतलब जो चले ना, यानी फिक्स एक्सिस के चारों ओर प्योर रोटेशनल मोशन या काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। तो किसी फिक्स एक्सिस के चारों ओर किसी बॉडी के घूर्णन गतिकी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि हमने पहले ही भी स्थानांतरण गति और घूर्णी गति के बीच समतुल्यता के संकेत दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन है, इनके बीच में समानता है कुछ, उसके बारे में पहले से ही हम लोग बताते चले आए हैं। उदाहरण के लिए यह है कि कोणीय वेग ओमेगा का घूर्णी गति में वही भूमिका है जो रेखीय वेग v का स्थानांतरण गति में है। तो जैसे रेखीय वेग को v लिखते हैं तो कोणीय वेग को ओमेगा लिखते हैं। जैसे रेखीय वेग में द्रव्यमान m लिखते हैं, वैसे कोणीय वेग में जड़त्व आघूर्ण I लिखते हैं। ये हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम इस समतुल्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करते समय हम अपना विवेचन अचर यानी स्थिर एक्सिस के परितः घूर्णन तक ही सीमित रखेंगे। तो चूंकि ये समतुल्यता की जो प्रक्रिया है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे जो बढ़ा रहे हैं इसमें मूल बिंदु जो है कि वो फिक्स एक्सिस के परितः जो रोटेशन हो रहा है वहीं तक सीमित रखेंगे। ऐसी गति के लिए केवल एक स्वांतत्र कोटि की आवश्यकता होगी, अर्थात इसका वर्णन करने के लिए केवल एक स्वतंत्र चर कोणीय विस्थापन होना चाहिए। यानी एक ही विस्थापन, जैसे ये कोई फिक्स एक्सिस हो तो इसमें ये कोई यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया जाए, कण ले लिया जाए, तो ऐसे मोशन करेगा तो इसके मोशन में जो ये कोण बन रहा है ये एक ही कोण है, एक ही एक्सिस के प्रति है। तो इसीलिए कह रहा है कि केवल एक स्वतंत्र चर कोणीय विस्थापन होना चाहिए। चर का मतलब जो बार बार बदल जाए, अचर का मतलब जो स्थिर या कांस्टेंट रहे। तो चूंकि मोशन हो रहा है तो अभी ये इतना चौड़ा है, फिर और चौड़ा होगा, फिर पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से बार बार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए चर या वेरिएबल शब्द यूज किया गया है। यह रेखीय गति में स्थानांतरण के संगत है। रेखीय गति में क्या है कि जैसे कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो ये स्थानांतरण होगा, तो उसी प्रकार से ये कण यहाँ से यहाँ आ गया कोणीय गति में। ऐसे एंगुलर मोशन करते हुए, कोणीय गति करते हुए। यह अनुभाग केवल शुद्ध गतिकी से संबंधित है, मतलब प्योर काइनेमेटिक्स है। गति विज्ञान की ओर हम अगले अनुभाग में मुखातिब होंगे। तो जो गति विज्ञान है इसके विषय में हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है, गति विज्ञान को डायनामिक्स बोलेंगे, डायनामिक्स। तो वही कह रहा है कि डायनामिक्स के बारे में लेटर सेक्शन यानी अगले सेक्शन में हम लोग मुखातिब होंगे, मतलब समझेंगे। याद करें कि किसी घूर्णन करते हुए पिंड का कोणीय विस्थापन बताने के लिए हमने इस पिंड पर कोई कण P ले लिया था, चित्र 6.29। तो इसी तरह कोई कण ये P ले लिया था, ये चित्र 6.29 ही है। तो 6.29 में जैसे कोई कण P ले लिया, जिस तल में यह कण गति करता है उसमें इसका कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही संपूर्ण पिंड का कोणीय विस्थापन है। थीटा एक नियत दिशा से मापा जाता है, जिसको यहाँ हम x डैश अक्ष ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित पॉइंट से इस थीटा को नापते हैं,
यहाँ पर फिगर में x डैश लिया गया है, तो यहीं से हम मापन करेंगे। तो जब पिंड यहाँ पर है तो कोण थीटा है, जब यहाँ पर हो गया तो ये कोण बढ़ करके मतलब बढ़ गया है कोण। यहाँ पर P0 है, जब इस पोजीशन पर पिंड है तो P0 माना गया है, इस पोजीशन पर P माना गया है। तो वही कह रहा है कि ध्यान दें कि यहाँ पर कह रहा है कि जिसको यहाँ हम x डैश अक्ष ले लेते हैं जहाँ से थीटा नापा जाता है, जो बिंदु P के गति के तल में स्थित x अक्ष के समानांतर होता है। तो मान लीजिए कोई x एक्सिस है, लें जैसे ये x एक्सिस है, तो इसी के पैरेलल ये एक्सिस होगी। देखिए ये रेखा इसके समांतर है। समांतर का मतलब हर जगह पर समान अंतर है। ध्यान दें कि z अक्ष घूर्णन अक्ष है और कण P की गति का तल x y तल के समांतर है। तो z हमारी रोटेशनल एक्सिस है, घूर्णन एक्सिस है, जिसके परितः ये पिंड घूम रहा है। तो वही कह रहा है कि z घूर्णन अक्ष है और कण P की गति का तल, ये जो कण P की गति का तल है x y तल के समांतर है। अब देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये जो पिंड कण घूम रहा है वो x y तल के समांतर है, क्योंकि ये रेखा समांतर है इस x के। तो ये ऐसे घूमेगा तो y के भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि x और y एक ही तल पर 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये जब घूमेगा तो इसके समांतर ही घूमेगा x y तल के। चित्र 6.29 में थीटा 0 भी दर्शाया गया है, जो t बराबर 0 पर कोणीय विस्थापन है। तो ये जो थीटा 0 दिखाया गया है, ये थीटा 0 ये t बराबर 0 समय पर कोणीय विस्थापन है। यानी समय यहाँ तक कोई नहीं गणना की गई समय की, थीटा बराबर 0 लिया गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि हम यह भी याद करें कि कोणीय वेग समय के साथ कोणीय विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर है। तो कोणीय वेग क्या है? समय के साथ कोणीय विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर है। तो जैसे वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन की दर थी, यानी विस्थापन बटे समय था, तो यहाँ पर वेग की जगह कोणीय वेग हो गया, तो कोणीय विस्थापन की दर होगी। तो कोणीय विस्थापन का मतलब कोण, तो कोण बटे विस्थापन की दर का मतलब समय। तो वही कह रहा है कि समय के साथ कोणीय विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर ही कोणीय वेग है। यानी ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोणीय वेग की परिभाषा वो लिखें फार्मूला, तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी हो जाएगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन हमारा डी थीटा ही होगा, यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन बटे समय। ध्यान दें कि चूंकि घूर्णन अक्ष अचर है, मतलब कांस्टेंट है, फिक्स एक्सिस है, तो कोणीय वेग के साथ सदिश की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान डी टी है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चूंकि एक्सिस फिक्स है, इसलिए कोणीय वेग को हम सदिश की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। जब फिक्स एक्सिस है तो अब सदिश से मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी दिशा बदल ही नहीं रही है। अब कोणीय त्वरण, जैसे त्वरण बराबर रेखीय त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता था, तो कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन की दर बटे समय हो जाएगा, यह समय अंतराल हो जाएगा। इसीलिए अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। शुद्ध घूर्णी गति में प्रयुक्त होने वाली राशियां कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा एवं कोणीय त्वरण अल्फा क्रमशः स्थानांतरीय शुद्ध गतिकी की रेखीय विस्थापन x,
रेखीय वेग v और रेखीय त्वरण a के समतुल्य है। तो जैसे कोणीय वेग में जो दिया गया है उसकी तुलना रेखीय वेग से की जा रही है, तो आप लोग समझ लीजिए कि रेखीय वेग में किसको क्या कहते हैं, उसको कोणीय वेग में क्या कहते हैं। सम यानी अचर त्वरण के तहत यानी कांस्टेंट या फिक्स एक्सीलरेशन के तहत स्थानांतरीय शुद्ध गतिकी के समीकरण हम जानते हैं वे हैं। अब देखें यहाँ पर सम यानी अचर यानी कांस्टेंट त्वरण का क्या मतलब है, इसको ध्यान देना है। देखिए दो प्रकार के त्वरण, इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से चल रही थी, फिर उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग नहीं त्वरण से चल रही थी, फिर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही थी। तो त्वरण में अंतर कितना आ रहा है, 10 का। यहाँ भी अगर तुलना करें तो 10 का। 30 में 20 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो प्रति सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण बढ़ रहा है, लेकिन त्वरण में परिवर्तन की दर कितनी है, 10 ही है, 10 ही है। तो इसी को यहाँ पर फिक्स या अचर त्वरण कह रहा है, तो इसको ध्यान देना है। पीछे हमने बहुत अच्छे से आपको ये बात बताई थी। तो कह रहा है वे हैं क्या, अब फार्मूले देखिए, v बराबर v0 प्लस at, ये वेग के लिए, रेखीय वेग के लिए। विस्थापन के लिए x बराबर x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax, जहाँ x0 प्रारंभिक विस्थापन, v0 प्रारंभिक वेग है। शब्द प्रारंभिक का अर्थ है t बराबर 0 पर राशि का मान। तो प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक विस्थापन का मतलब हम t बराबर 0 से जो गणना करेंगे उसी को मानेंगे। तो कह रहा है कि इसके संगत अचर त्वरण से घूर्णी गति करती हुई वस्तु के लिए शुद्ध घूर्णी गतिकी के समीकरण होंगे। तो जैसे रेखीय वेग या रेखीय गति में क्या है, v बराबर v0 प्लस एल्फा टी है, तो कोणीय गति में ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी होगा। यहाँ पर x बराबर x0 प्लस v0 टी प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो यहाँ पर थीटा बराबर थीटा 0 प्लस ओमेगा 0 टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये विस्थापन है, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन रखा गया। ये वेग है, तो यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग रखा गया, प्रारंभिक रेखीय वेग है। ये रेखीय वेग है, तो यहाँ पर कोणीय वेग। ये रेखीय विस्थापन है, तो ये कोणीय विस्थापन है। प्रारंभिक रेखीय विस्थापन है, तो प्रारंभिक कोणीय विस्थापन है। तो जो वैल्यू ऊपर बताई गई है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। कह रहा है जहाँ थीटा 0 घूर्णन करते पिंड का प्रारंभिक कोणीय विस्थापन है एवं ओमेगा 0 इस पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग है। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं और इसी के आधार पर हम आगे पढ़ाई करेंगे। अब देखिए कि ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है मूल सिद्धांत के आधार पर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो मूल सिद्धांत के आधार पर हमको समीकरण व्युत्पन्न करना है। तो देखिए जैसे कोणीय त्वरण है समान है, कोणीय त्वरण समान है यानी एंगुलर जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, तब क्या होगा इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं। द एंगुलर एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो जैसे हमने आपको बताया था कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले त्वरण है, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मतलब 10 के अंतर से बढ़ रहा है। फिर ये 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, यहाँ भी 30 में 20 घटाएंगे तो 10 का अंतर है, यानी क्रम से 10 बढ़ रहा है।
क्रम से 10 बढ़ रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है जिसे हम कह रहे हैं। तो द एंगुलर एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, हेंस डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू एल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए कोणीय त्वरण समान है, आता है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू एल्फा इक्वल टू अचर या कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस समीकरण का समाकलन करने पर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एल्फा डी टी प्लस कांस्टेंट आ जाएगा सी, एस एल्फा इज कांस्टेंट। तो एल्फा कांस्टेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल्फा टी प्लस सी हो जाएगा। आप देखिए आगे क्या करेंगे, ये इतना आ गया क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। तो t बराबर 0 पे क्या होगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 लिखा जाएगा, ऐसा दिया है t बराबर 0 समय पे। तो समीकरण 1 से t बराबर 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पर जब 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल c बचेगा। तो ओमेगा बराबर c बराबर ओमेगा 0 हो गया। अतः ओमेगा बराबर अल्फा टी प्लस ओमेगा 0 जो वांछित समीकरण है। तो यही समीकरण हमारा प्राप्त हो गया जो ऊपर हमने पढ़ा है कि यही वांछित या रिक्वायर्ड समीकरण है। द एंगुलर ऑब्टेन फिगर 6.36 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहले सिद्धांत से हमको ये फिगर प्राप्त करना है जो इक्वेशन 3.36 है, यानी जो समीकरण हमको पीछे दिया था वही हमको प्राप्त करना है। 6.36 ये वाला, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी, तो वो निकल करके यहाँ पर आ गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है अतः ओमेगा बराबर एल्फा टी प्लस ओमेगा 0 जो वांछित यानी रिक्वायर्ड समीकरण है। परिभाषा ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी का इस्तेमाल करके हम समीकरण 6.36 का समाकलन कर समीकरण 6.37 प्राप्त कर सकते हैं। यह व्युत्पत्ति एवं समीकरण 6.38 की व्युत्पत्ति हम आपके अभ्यास के लिए छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये समीकरण ये दोनों इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं जैसे ये प्राप्त किया है। तो कह रहा है ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसको करके देखें और समझें। तो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है उसको हम छोड़ रहे हैं, पीछे हो सकता है इस क्वेश्चन जो दिए गए उनमें ये पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए कह रहा है नीट के लिए जितना जरूरी है उसी पर हम फोकस करेंगे और आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए। कह रहा है ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से बढ़कर 3120 आरपीएम हो जाता है। आरपीएम का मतलब रिसाइकिल पर मिनट यानी चक्कर पर मिनट। 3120 चक्कर पर मिनट लगाता है ऑटोमोबाइल इंजन का, जो उसमें पहिया लगा होगा, इंजन का धुरा भी कह सकते हैं। यह मानते हुए कि कोणीय त्वरण समान रहता है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाता है। तो एक एक चीज को निकालेंगे, पहले कोणीय त्वरण, फिर इंजन कितने चक्कर यानी साइकिल कितनी है उसकी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया है उसको करके समझने का प्रयास करते हैं। तो हमको पता है फार्मूला ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। हमको एल्फा यानी कोणीय वेग निकालना है। तो ओमेगा 0 बराबर रेडियन पर सेकंड में व्यक्त इसका प्रारंभिक कोणीय वेग है। तो ओमेगा 0 बराबर क्या कह रहा है, कह रहा है वेग 16 सेकंड में 1200 चक्कर प्रति मिनट से बढ़कर 3100 चक्कर प्रति मिनट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आरपीएम का मतलब ये सिर्फ चक्कर ही मानिए, इसने आरपीएम लिखा है, जबकि आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट,
और यहाँ सेकंड में दिया है कि 16 सेकंड में, तो कहने का मतलब है कि 16 सेकंड में 1200 चक्कर से 3120 चक्कर पहुंच जाते हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसको इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए अगर ओमेगा 0 की बात करें तो ओमेगा 0 बराबर हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई आर एक तरह से होता है। तो रिवीजन पर सेकंड मतलब चक्कर पर सेकंड में प्रारंभिक कोणीय वेग, तो चक्कर पर सेकंड निकालना है तो ओमेगा बराबर 2 पाई आर होता है। तो आर की जगह रिवीजन यानी साइकिल पर सेकंड एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई इंटू रिवीजन पर सेकंड में कोणीय वेग बटे 60 सेकंड, तो राउंड पर मिनट हमको दिया है 1200, तो 2 पाई गुणे 1200 बटे 60 कर देंगे तो ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड, तो ये आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अब इसी प्रकार से 1200 जो राउंड पर मिनट था, अब यहाँ पर इसी प्रकार से ओमेगा 0 हो गया। अब 3120 हो जाता है, तो शुरुआती था 1200 तो ओमेगा 0 निकला था, बाद में 3120 है तो इससे ओमेगा निकलेगा। तो इसी प्रकार ओमेगा बराबर रेडियन पर सेकंड में अंतिम कोणीय वेग क्या होगा, 2 पाई गुणे 3120 बटे मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो ये आ गया 2 पाई इंटू 52 रेडियन पर सेकंड। और सिंपल करेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे तो ये आ जाएगा, पाई का मान नहीं रखा इसका सीधा गुणा कर दिया तो आ गया 104 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये ओमेगा 0 और ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले में रखेंगे, टी हमको 16 सेकंड दिया है तो हमारा जो है एल्फा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोणीय त्वरण एल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। तो कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग बटे समय। तो ये आ गया हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इंजन का कोणीय त्वरण कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए 104 पाई में 40 पाई घटेगा और 16 का भाग दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, 104 पाई माइनस 40 पाई बटे 16, तो ये साल हो करके 64 पाई बटे 16 हो जाएगा, यानी 4 पाई आ जाएगा। 16 चको 4 बार कटेगा तो ये 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। तो इंजन का कोणीय त्वरण 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब टी समय में कोणीय विस्थापन थीटा कितना होगा, बी वाले में हमसे पूछा गया है कि इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाता है। चक्कर का मतलब कोणीय विस्थापन, तो एक कोणीय विस्थापन निकाल लेंगे तो उससे चक्कर का पता चलेगा। तो टी समय में कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा 0 4 पाई 40 पाई था, पीछे निकाले हैं, पाई गुणे टी 16 है प्लस हाफ गुणे एल्फा 4 पाई आया है तो वो रख दिया गुणे 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया 1152 पाई रेडियन। कोणीय कोण का मात्रक रेडियन होता है तो कोणीय विस्थापन का मात्रक भी रेडियन होगा। तो चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, चक्करों की संख्या, तो चक्करों की ये कोणीय विस्थापन है, तो चक्करों की अगर संख्या हमको निकालना है तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण घूमता है, क्योंकि किसी वृत्ताकार पथ का पूरा कोण 360 डिग्री होता है और 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री होगा, यानी कोण के हिसाब से अगर पाई में लिखें तो 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसीलिए जो कोणीय विस्थापन है उसमें 2 पाई का भाग दे दिया तो कितने चक्कर लगेंगे वो निकल आया। तो 1152 पाई बटे 2 पाई कर दिया तो आ गया 576 चक्कर यानी साइकिल।
तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसी प्रकार से आप लोग नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए आ जाता है अचल अक्ष के पड़ता है घूर्णी गति, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। तो कोई फिक्स एक्सिस है उसके चारों ओर रोटेशनल डायनामिक्स की स्टडी हम लोग करेंगे। डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।